अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 4 हमने स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हमारे पास हमने स्केप सीक्वेंसेस पढ़े थे लास्ट लेक्चर में, और स्टैंडर्ड आउटपुट स्टेटमेंट पढ़ी थी कि हम उसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अब आज के लेक्चर में हमने सी प्लस प्लस मैनिपुलेटर्स पढ़ने हैं। मैनिपुलेटर्स भी बिल्कुल स्केप सीक्वेंसेस की तरह हैं आपके पास। जैसे स्केप सीक्वेंस की मदद से आप आउटपुट को फॉर्मेट करते हैं, इसी तरह कुछ मैनिपुलेटर्स भी मौजूद हैं जो आउटपुट की स्टाइलिंग के लिए यूज़ होते हैं। यूज़ हम करते हैं इनको, यूज़ टू स्टाइल और आउटपुट। अब ये थोड़े से उनसे डिफरेंट होते हैं। इनका यूज़ थोड़ा सा डिफरेंट होता है। उसमें स्केप सीक्वेंस में आपने पढ़ा था कि हम बैक स्लैश के साथ जो भी हमने बी एन या टी, मैंने आपको बताया था मोस्टली बी और टी हम यूज़ कर रहे होते हैं। और इसमें आपके पास कुछ स्केप सीक्वेंसेस हैं, इनको ब्रीफली सिर्फ आपको यूज़ करने आने चाहिए या पता होना चाहिए कि हम किस तरह से फॉर्मेट कर सकते हैं। जिसमें सबसे पहला है आपके पास एंड एल। एंड एल जो है ये बेसिकली इट स्टैंड्स फॉर एंड लाइन। जब आप एंड एल लिखते हैं तो इट्स मीन कि जिस सेंटेंस के बाद, जिस स्टेटमेंट के बाद आपने एंड एल लिखा है, वो उस लाइन को ख़त्म कर देगा और कर्सर को नेक्स्ट लाइन पे ले जाएगा। जैसे ये आपको यहाँ पे कर्सर ब्लिंक होता हुआ नज़र आ रहा है, मैं कुछ भी टाइप कर रही हूँ वो इसके आगे टाइप होता जा रहा है। लेकिन कोड में जब हम एंड एल लिखेंगे तो वो कर्सर को इस लोकेशन से अगली लोकेशन पे, नेक्स्ट लाइन पे मूव कर देता है। और इसका सिंपल मेथड क्या होता है, हमने एंड एल लिखना होता है। मैंने शायद एक एग्जांपल में आपको बताया था, ये सी आउट के साथ, आउटपुट को हम फॉर्मेट कर रहे हैं तो इसके साथ ही लिखते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखती हूँ हेलो, और इसके बाद इसके मैनिपुलेटर के लिए आपको जिस तरह वेरिएबल अलग से लिखते हैं एंड एल, और फिर यहाँ पे वर्ड। तो इसका आउटपुट क्या शो होगा, मेरे पास पहले लिखा हुआ आएगा हेलो, फिर एंड एल है तो इस लाइन को एंड कर देगा, इस लाइन को एंड कर देगा और नेक्स्ट लाइन पे जाके वर्ल्ड को टाइप करेगा नेक्स्ट लाइन पे। जिस तरह बैक स्लैश एन नेक्स्ट लाइन पे लेके जाता है, इसी तरह हेलो एंड एल जो है वो भी नेक्स्ट लाइन पे लेके जाता है। ये मैनिपुलेटर यूज कर लें आप या वो स्केप सीक्वेंस, दोनों का मीनिंग सेम हो जाएगा। सेकंड है आपके पास सेट डब्ल्यू। इट स्टैंड्स फॉर सेट विड्थ। इसका मतलब क्या है, सेट विड्थ। इसमें हम विड्थ सेट करते हैं कि हमारे पास जो आउटपुट शो होना है, लाइक अगर हमने कोई नंबर शो करवाना है, कोई टेक्स्ट शो करवाना है, तो वो कितने कॉलम्स में शो होगा। ठीक है, हमारे पास जो आउटपुट स्क्रीन होती है उसमें बेसिकली स्पेसेस बनी होती हैं, सेल्स बने होते हैं। मैं आपको यहाँ पे अगर इंसर्ट करके बताऊं, जैसे मैंने अगर कुछ लिखना है, कोई एक लफ्ज़ लिखना है, मैंने इंटीजर लिया है या मैंने समझे करैक्टर लिया है, तो ये उसके लिए कॉलम्स फिक्स कर देता है। ठीक है, सेट विड्थ फिक्स कर देगा कितने कॉलम्स, एक लेटर जो है वो एक कॉलम के अंदर आता है। हमारी मेमोरी में या आउटपुट स्क्रीन पे इसी तरह छोटे छोटे कॉलम्स बने होते हैं, और हमने जब हम सेट विड्थ कर देते हैं तो जिस वेरिएबल, जिस टेक्स्ट के लिए या जिस एक्सप्रेशन के लिए हमने सेट विड्थ की है, उतने कॉलम्स वो उसके लिए सेट कर देगा, और उसका रिजल्ट जो है वो उतने ही कॉलम्स में वो शो करवाएगा कि हमारे पास कितने कॉलम्स आ सकते हैं। जैसे मैं अगर सेट विड्थ करती हूँ, सेट डब्ल्यू करती हूँ, तो इसका सिंटैक्स क्या है, नंबर ऑफ कॉलम स्पेसिफाई कर देता है। और इसका सिंटैक्स क्या है, सेट डब्ल्यू का कीवर्ड लेके इसके अंदर हम बताते हैं। जैसे मैंने ऊपर 6 कॉलम्स किए हैं तो मैं यहाँ पे क्या कर दूँ 6, तो वो आउटपुट के लिए 6 कॉलम सेट कर देगा कि जो आउटपुट है वो 6 कॉलम्स के अंदर डिस्प्ले होना चाहिए। अगर वो उससे छोटा है तो कुछ कॉलम्स को वो फ्री छोड़ देगा और बाकी कॉलम्स को फिक्स कर देगा, लेकिन वो कॉलम्स रिजर्व 6 ही करेगा। अगर मैंने 3 वर्ड एंटर किए हैं तो वो यहाँ पे लाइक ए, बी और सी प्रिंट 3 में करेगा, पहले तीनों को एम्प्टी छोड़ देगा, किसी दूसरे को अलाउ नहीं करेगा कि वो यहाँ पे आए, क्योंकि ये हमने फिक्स कर दिए हैं, सेट कर दिए हैं इस एक ए बी सी के लिए। तो इस तरह से हम अपने आउटपुट के नंबर ऑफ कॉलम्स फिक्स कर सकते हैं कि उसने कितने कॉलम्स में डिस्प्ले होना है। इसको यूज़ जब आप करेंगे, ये एक फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शन है, तो जितने भी मैनिपुलेटर्स आप यूज़ करेंगे तो आपको हेडर फाइल इंक्लूड करवानी पड़ेगी, जो कि क्या है, आईओ मैनिपुलेट।
डॉट एच, जैसे आईओ स्ट्रीम डॉट एच आप करवा रहे थे, वैसे इनपुट आउटपुट मैनिपुलेटर्स डॉट एच की ये हेडर फाइल आपको जहाँ अगर आपने ये यूज़ करने हैं तो आपको हैश इंक्लूड आईओ मैनिपुलेटर डॉट एच ये हर प्रोग्राम में ऐड करवानी पड़ेगी अगर आपने कोई भी मैनिपुलेटर यूज़ करना है। अब इसको यूज़ कहाँ पे करते हैं? आउटपुट में। सी आउट, अगर मुझे विड्थ सेट करनी है तो पहले आप लिखेंगे सेट डब्ल्यू 3। अब वो क्या करेगा, उसने 3 कॉलम्स फिक्स कर दिए, इसके आगे मैंने ए लिख दिया है। इसका मतलब ये है कि ए की वैल्यू 3 कॉलम्स में आएगी। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे दोबारा से सेट कर दिया सेट विड्थ 6। अब मैंने यहाँ पे 6b, इट्स मीन कि पहले 3 कॉलम्स में ए की वैल्यू आएगी और अगले 6 कॉलम्स में बी की वैल्यू आएगी। और फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक और सेट विड्थ 8 कर देती हूँ और इसके आगे मैं कोई मैसेज शो करवा देती हूँ हेलो का। तो अब भी वो क्या करेगा, हमारे पास उसने जो कॉलम्स हैं 8 फिक्स कर दिए इस हेलो के लिए। हेलो उनमें सारों में पूरा नहीं आता लेकिन वो उन्हें क्या करेगा, ब्लैंक छोड़ देगा। हमारे पास जो आउटपुट आएगी ये टोटल कितने हैं, 3 6 9 और 17। तो उसने एक 17 कॉलम आउटपुट लाइन में हमें देना है कि मैं इंसर्ट कर देती हूँ। कॉलम 17 है और नंबर ऑफ रोज जो हैं ये देखिए उसे 17 कॉलम बना दिए। अब वो 17 कॉलम्स में से पहले 3 किसको दे देगा, ए को। फॉर एग्जांपल ए की वैल्यू है 33 तो यहाँ पे भी 3 आ जाएगा। अगर इसकी वैल्यू 33 है तो ये फर्स्ट 3 कॉलम्स जो हैं वो इसके लिए सेट थे, तो वो 33 को राइट साइड पे प्रिंट कर देगा, शुरू वाले कॉलम्स को वो एम्प्टी कर देता है। फिर उसके बाद बी है, बी की वैल्यू फॉर एग्जांपल क्या है, यहाँ पे एग्जांपल में हमें दी है 7132। तो 6 कॉलम्स इसके लिए फिक्स है, ठीक है। 7132 ये 4 कॉलम्स हैं, तो इट्स मीन कि वो लास्ट वाले 3 जो 4 कॉलम्स हैं उनको फिल करेगा, 7 1 3 एंड 2। इस तरह से वो आंसर हमें देगा। ये कॉलम्स यहाँ पे आपको बने हुए नज़र आ रहे हैं, आउटपुट में एक्चुअली आपको कॉलम बने हुए नज़र नहीं आएंगे, वो इतनी स्पेसेस आपको नज़र आएंगी। इसके बाद हमारे पास जो वर्ड है हेलो, उसके लिए हमने 8 कॉलम्स फिक्स किए हैं, ठीक है। लेकिन ये कितने वर्ड्स हैं, 5। तो इसका मतलब है पहले 3 को वो खाली छोड़ देगा, यहाँ पे एच लिखा हुआ आएगा, ई एल एल ओ। तो ये दरमियान में उसने फिक्स कर देगा वो हर जितनी विड्थ आप सेट करेंगे। ये आई होप कि आपको समझ आ जाएगा। आपको आंसर कैसे नजर आएगा, स्पेस 33 फिर 2 स्पेसेस फिर 7132 और फिर 3 स्पेसेस और फिर हेलो। बेसिकली वो जो कॉलम्स फिक्स हुए थे वो उसने सारे यूटिलाइज किए हैं, लेकिन जहाँ पे कोई डेटा नहीं था उसने क्या किया है, उनको एज ए स्पेस छोड़ दिया। इसके बाद जो थर्ड हमारे पास है वो है सेट प्रिसीजन। प्रिसीजन हमेशा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के साथ आता है, तो इसको आप यूज़ करते हैं जब आपने फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स लिखने हों डेसिमल पॉइंट्स के साथ। जैसे मैंने लिखना है 65.25668, तो मुझे अगर नंबर ऑफ पॉइंट्स, नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट, इस पॉइंट के बाद फिक्स करने हैं कि ये 2 होने या ये 3 होने चाहिए या 4 होने चाहिए, तो वो हम सेट कर सकते हैं सेट प्रिसीजन से। और सिंपल इसका मेथड क्या है, आप लिखते हैं सेट प्रिसीजन और इसके अंदर बता देते हैं 3। इसका मतलब है जब आंसर आएगा तो 65.257 राउंड ऑफ करके वो आंसर दे देगा। क्या सेट प्रिसीजन क्या करता है, नंबर ऑफ पॉइंट्स को, नंबर ऑफ डिजिट्स को सेट कर देता है कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स आपके पास आएंगे। इसकी एग्जांपल सॉल्व हुई हुई हैं, ये भी आप एक दफ़ा देख लें। और नेक्स्ट आपके पास क्या है, फिक्स्ड।
फिक्स्ड में हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट जो नंबर्स होते हैं उसके डेसिमल फॉर्मेट को वो फिक्स कर देता है। मीन कि हमारे पास जितने भी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हैं, जब भी वो एग्जीक्यूट होंगे तो वो सारे डिसे फिक्स्ड मैनिपुलेटर जो है, until the manipulator fix is disabled, डेसिमल फॉर्मेट में होंगे। मीन अगर मैंने 2 इंटर किया है तो वो 2.0 होगा, अगर मैंने 4 इंटर किया है तो वो 4.5 होगा। जितने भी प्रिसीजन हमने सेट किया है या जो भी नंबर हमने दिए हैं उनको डेसिमल पॉइंट के अंदर वो फिक्स कर देता है कि वो किस तरह से फिक्स्ड फील्ड में आएंगे। और इसको एबल या डिसेबल हम कर सकते हैं, और एबल करने के लिए तो आप सिंपल जो फिक्स्ड क्या है, हमारे आंसर को फिक्स कर देता है डेसिमल पॉइंट में। ठीक है, is used to further control the output of floating point number. It display the floating point numbers in a fixed decimal format. जो फॉर्मेट हम फिक्स कर देते हैं ये उसमें उनको शो करेगा, फ्लोट फील्ड क्या होगी, उसमें प्रिसीजन क्या होगी। एक दफ़ा हम मीन प्रिसीजन हम बार बार नहीं बताएंगे, हम विड्थ बार बार नहीं बताएंगे, एक दफ़ा सेट कर देंगे और वो उसी विड्थ उसी प्रिसीजन के अकॉर्डिंग सारे आंसर्स को सेट कर देता है, फिक्स कर देता है। है। अब यहाँ पे हमारे पास इसको एक्टिवेट करने का मेथड क्या है कि आप सी आउट और फिक्स लिख दें। ठीक है, और अगर आपने ख़त्म करना है कि फिक्स जो हमने किया था वो ख़त्म हो जाए, कोई हम नया वाली वैल्यू दे दें, तो आप इसको कैसे ख़त्म कर सकते हैं। हम लिखते हैं सी आउट डॉट अनसेट। ठीक है, सी आउट डॉट अनसेट करके iOS इज फॉर इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, और ये रेजोल्यूशन ऑपरेटर फिक्स्ड। इट्स मीन कि आपने फिक्स्ड वाले ऑपरेटर को अनसेट कर दिया। ये मोस्टली आप यूज़ नहीं करते। प्रिसीजन का आपको पता होना चाहिए, विड्थ का पता होना चाहिए, और इसके अलावा जो हमने एंड एल यूज़ किया है ये मोस्टली यूज़ हो रहे होते हैं। सिर्फ आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए कि हम एक स्पेशल फॉर्मेट के अंदर अगर फिक्स करना चाहें सारे डेसिमल नंबर्स को, तो हम यहाँ से फिक्स्ड को सेट कर देते हैं। 6 1 इज़ आपके पास शो पॉइंट। ओके, शो पॉइंट जो मैनिपुलेटर है, ओके, अगर आपके पास सम टाइम ऐसा होता है आपने एक नंबर लिखा है, डेसिमल नंबर है, और आंसर आपके पास आ रहा है 50.000, तो आपके पास आंसर में ये जो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हैं ये शो नहीं होते। या अगर आपके पास आंसर आ रहा है 50.632, आगे 00 है, तो वो कितना आंसर शो कर देगा, 50.6325, ज़ीरोज़ को स्किप कर देगा। तो अगर हमने ज़ीरोज़ को भी डिस्प्ले करवाना है, कि अगर मैंने 5 प्रिसीजन सेट किए तो वो 5 के 5 या 6 के 6 जितने ज़ीरोज़ हैं उनको भी साथ शो करे, तो हम क्या यूज़ करेंगे, शो पॉइंट यूज़ करेंगे। और शो पॉइंट को सेट करने का भी मेथड यही है कि आप सी आउट लिखेंगे और उसके साथ लिख देंगे शो पॉइंट। तो ये शो पॉइंट क्या करेगा, ये सेट कर देगा कि जितने अगर मैंने 6 डेसिमल पॉइंट लिखे हैं तो वो इस ज़ीरो को भी इंश्योर करेगा कि ये साथ शो हो हमारे पास। इसके बाद आपके पास है सेट फिल मैनिपुलेटर। सेट फिल, अच्छा, अभी हमने सेट विड्थ की थी, और सेट विड्थ में मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ कॉलम्स फिक्स हो जाते हैं। अब अगर मैं चाहती हूँ कि इसके लिए अगर 3 कॉलम्स फिक्स हैं, तो जो एम्प्टी स्पेस है वहाँ पे कोई एक सिंबल बना हुआ शो हो जाए जो बताए कि ये कॉलम इसके साथ है। यहाँ पे अब स्पेस में देखें हमें पता नहीं चल रहा, अगर मैं चाहती हूँ कि इसके साथ जो इसका कॉलम खाली बच गया है उसके साथ स्टार आ जाए, इसके साथ 2 कॉलम्स खाली बचे थे तो इसके साथ 2 स्टार्स आ जाए, ठीक है, इसके साथ 3 कॉलम्स बचे थे तो उसके साथ 3 स्टार्स आ जाएं जो बता दें कि ये इसके कितने कॉलम्स हैं, 3, इसके कितने कॉलम्स हैं हमारे पास, 6, और इसके कितने कॉलम्स हैं हमारे पास, 8। तो जो एम्प्टी कॉलम्स हैं अगर हम वहाँ पे कोई वैल्यू फिल करना चाहते हैं तो हम उनको सेट फिल के थ्रू सेट कर सकते हैं। और इसका मेथड क्या है, आप सेट फिल लिख के और उसके अंदर बता देते हैं कि आपका जो रिजल्ट आएगा, अगर एम्प्टी कॉलम्स आ रहे हैं उसमें तो उनके अंदर कोई वैल्यू आनी चाहिए, स्पेस नहीं आनी चाहिए। तो इसको लिखने का मेथड भी सिंपल है, सेट
फिल लिखते हैं और उसके अंदर वो करेक्टर बता देते हैं सिंगल कोट के साथ जो आपने फिल करना है। वो कुछ भी हो सकता है। अगर मैं एंड लिखूंगी तो एंड आएगा इसके अंदर, अगर मैं इसके अंदर एस्ट्रिक लिखूंगी तो एस्ट्रिक आएगा, प्लस लिखूंगी तो प्लस आएगा, माइनस लिखूंगी तो माइनस आएगा। तो आपके पास एक एग्जांपल देखें लिखी हुई है जिसमें सी आउट और सी आउट के साथ एंड एल है नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए, और उसके बाद सेट विड्थ है विच इज़ 15। इट्स मीन कि 15 कॉलम सेट हो गए हैं। और उसके बाद उन्होंने किया है सेट फिल, और सेट फिल के अंदर बता दिया है कि इसमें क्या आना है, एस्ट्रिक का साइन के जो कॉलम खाली बच जाएंगे, और उसके बाद रिजल्ट शो करवा दिया है। ठीक है, अब इसका आउटपुट क्या आएगा मेरे पास। आउटपुट में सबसे पहले तो आपके पास क्योंकि एंड एल है तो वो फर्स्ट लाइन को छोड़ के सेकेंड लाइन में चला जाएगा। सेकेंड लाइन में जाके उसने क्या करना है, 15 कॉलम फिल करने हैं। और रिजल्ट कितने में आ रहा है, RESULT 6 कॉलम्स में आ रहा है। तो बाकी 9 कॉलम्स में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आपके पास क्या बना हुआ आएगा, स्टार, क्योंकि इसके लिए हमने कितने कॉलम्स फिक्स किए थे, 15। और 15 में से आखिरी 6 में हमारे पास ये लेटर्स आ गए हैं, और जितने खाली थे उनमें हमारे पास कितने स्टार्स बने हुए आ जाएंगे। ये आपके पास लास्ट मैनिपुलेटर था। तो जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है स्टैंडर्ड इनपुट। इनपुट क्या होता है, एनीथिंग गिवन टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट। और स्टैंडर्ड इनपुट क्या होती है, जो हम कीबोर्ड के थ्रू देते हैं। और कीबोर्ड के थ्रू अगर हमने इनपुट लेनी है तो प्रोग्राम में स्टैंडर्ड इनपुट के लिए सी इन की स्टेटमेंट यूज होती है। ठीक है, सी इन की स्टेटमेंट यूज होगी एंड इट स्टैंड्स फॉर कंसोल इनपुट। या जिस तरह वो कंसोल आउटपुट था, इसी तरह ये इट स्टैंड्स फॉर कंसोल इनपुट। और इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ इसमें है, हमने वहाँ पे इंजर्शन ऑपरेटर यूज़ करते हैं, और यहाँ पे एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, वहाँ पे लेस देन के साइन थे दो, यहाँ पे ग्रेटर देन के साइन है। और इनको हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रैक्शन। ये एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं डेटा को, यूज़र से ले रहे हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। और इसकी डेफिनेशन भी हमारे पास iostream.h में मौजूद होती है, हेडर फाइल में। ये वही बातें हैं जो हमने उससे रिलेटेड पढ़ी थी, सी आउट से रिलेटेड। इसके बाद है हमारे पास इसका सेंटेक्स। इसका सेंटेक्स बहुत सिंपल है, सी इन का कीवर्ड लिखते हैं और एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, और उसके बाद वेरिएबल का नाम जिसमें हमने वैल्यू स्टोर करनी है, और लास्ट में हमारे पास सेमीकोलन आ जाता है। जब मैं सी इन एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर और वेरिएबल लिखती हूँ, फॉर एग्जांपल सी इन ए, जो भी वैल्यू यूजर इंटर करेगा वो जाके ए में स्टोर हो जाएगी। अगर एक से ज़्यादा हमें लेने हों तो वो भी हम ले सकते हैं सी इन ए, लेकिन हमें उन्हें डिफरेंस किससे करना है, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर से। अब ये क्या करेगा, 3 वैल्यूज यूजर से लेगा, पहली वैल्यू को ए में स्टोर करेगा, दूसरी वैल्यू को बी में, और तीसरी वैल्यू को सी में। जिस सीक्वेंस में वैल्यू इंटर होंगी वो यही वाला सीक्वेंस होगा, पहली वैल्यू हमेशा ए में, बी में और सी में, इसी सीक्वेंस में आएंगे। ऐसा नहीं है कि यूजर ने अगर 1 2 और 3 किया है, ए में 1 आना है, 2 बी में आना है, सी में 3 आना है। ऐसा नहीं है कि सी में 1 आ जाए। सीक्वेंस इसका यही रहता है हमारे पास जो हमने लिखा होता है अपने वेरिएबल्स में। अच्छा, इसके बाद अब आपके पास बहुत सारे प्रोग्राम हैं जिनमें सी इन और सी आउट की स्टेटमेंट्स अप्लाई हो रही हैं, और वो डिफरेंट फार्मूलाज उस पर अप्लाई कर रहे हैं, यूज़र से वैल्यू ले रहे हैं, उन पे फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं और आंसर शो कर रहे हैं। तो सारे तो मैं नहीं करवाऊंगी। 4.13 स्वैपिंग वाला, और आपके पास एक और है रिवर्स वाला, वो हम लोग करेंगे। आज मैं आप लोगों को स्वैपिंग वाला करवाती हूँ। रिवर्स वाला इंशाल्लाह एक लेक्चर में आपको और दे दूंगी इस चैप्टर से रिलेटेड। और वो इसलिए होगा कि बाकी जितनी एग्जांपल्स हैं वो आप पढ़ लें, उनमें से अगर आपको कोई नहीं आती तो आप मुझे बता दें। तो मैं उस एक जो एग्जांपल मैंने आपको एक और कही है, 4 आपके पास है जी 4.22 और 23 दोनों सेम ही है। तो 23 थोड़ी लेंथी है तो वो मैं आपको चलें करवा दूंगी। तो बाकी जितनी एग्जांपल्स हैं वो सारी आपने सॉल्व करनी है। अगर आपको कहीं पे कोई नहीं समझ आई तो मुझे बता दें, मैं करवा दूंगी। लेकिन अगर आप नहीं बताएंगे तो इस मीन कि आप लोगों को समझ आ गई है, तो आप लोग फिर खुद ही करेंगे। तो आज मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल इसमें से करवा देती हूँ। 4.13 4.13 में बेसिकली ये है कि
आपके पास लिखा हुआ है कि हमने write a program that inputs to numbers and swap their values. अच्छा, अब इसमें हमारे पास सिंपल ये है कि मैंने दो वैल्यूज लेनी है, यूजर से दो दफ़ा इनपुट लेना है, ए और बी। ए में अगर यूजर ने इंटर किया है 10 और बी में यूजर ने इंटर किया है 4, तो पहले तो हमने क्या करना है, सी इन की दो स्टेटमेंट्स, पहले तो दो वेरिएबल चाहिए, फिर हमने उनकी वैल्यूज़ को इंटरचेंज करना है, यूज़र से वैल्यू लेनी है, ये 10 और 4 ये कुछ भी हो सकता है जो यूज़र देगा, और उसके बाद हमने क्या करना है, हमने एक ऐसा कोड लिखना है जिसमें बी जो है वो 10 के इक्वल हो जाए और ए जो है वो 4 के इक्वल हो जाए, मीन दोनों की वैल्यू आपस में एक्सचेंज हो जाए। अब वैल्यू एक्सचेंज करने के लिए हम यहाँ पे बेसिकली एक एक और वेरिएबल लेते हैं जिसे हम कहते हैं कि ये टेम्पररी वेरिएबल है और उसको मोस्टली हम टेम्प के नाम से यूज़ करते हैं। इसका मेथड सिंपल ये होता है कि अगर यूज़र ने मुझे ए दिया था, ए इक्वल्स टू 10 था, बी इक्वल्स टू 4 था, तो दो तीन स्टेटमेंट में ये प्रोग्राम सॉल्व हो जाता है। तो मैं क्या करूँगी, पहले लूँगी टेम्प और उसको इक्वल कर दूँगी ए के, ठीक है। अब ए में क्या था 10 और 10 किस में आ गया मेरे पास, टेम्प में, मैंने 10 को सेव कर लिया है। अब ए को मैं कहूँगी कि ए इक्वल हो जाए बी के, बी में क्या वैल्यू थी मेरे पास 4, तो इसका मतलब है अब ए में नई वैल्यू आ जाएगी, जब असाइनमेंट स्टेटमेंट लिखते हैं तो अब ए इक्वल हो गया है 4 के और ये जो वैल्यू थी ये ख़त्म हो गई है, ठीक है। ये वैल्यू ख़त्म हो गई है क्योंकि मैंने ए को 4 के इक्वल कर दिया है, लेकिन बी में अभी भी 4 है क्योंकि मैंने बी को दोबारा से वैल्यू असाइन नहीं की, तो मुझे बी को वैल्यू असाइन करनी है और बी को कौन सी वैल्यू असाइन करनी थी, 10 वाली, और वो 10 वाली वैल्यू मैंने कहाँ पे पहले स्टोर कर ली थी, टेम्परेरी वेरिएबल में, तो मैं बी को फिर किसके इक्वल कर दूंगी, टेम्प के। मुझे पता है कि ए की वैल्यू कहाँ पे स्टोर की हुई है मैंने, टेम्प में, तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगी तो बी की वैल्यू इक्वल हो जाएगी 10 के, तो ये वैल्यू भी ख़त्म हो जाएगी क्योंकि मैंने नई वैल्यू बी को असाइन कर दिया। यहाँ पे जब ए में रीअसाइन किया मैंने, तो हमारे पास ए की वैल्यू 10 से 4 होगी और जब मैंने यहाँ पे बी को रीअसाइन की वैल्यू तो वो क्या होगी मेरे पास, 10 से 4 से 10 होगी। तो बस ये सिंपल सी लॉजिक है, इसको हम कोड में लिखते हैं और चेक करते हैं कि क्या ये लॉजिक काम करेगी। टर्बो सी को मैं ओपन कर लेती हूँ। सी इन और सी आउट की स्टेटमेंट्स के साथ हमने इसको करना है। टर्बो सी ओपन हो गया है, मैं न्यू फाइल ओपन कर लेती हूँ, इसको थोड़ा सा हम इनलार्ज कर लेते हैं ताकि क्लियरली नज़र आए। अच्छा, यहाँ पे प्रोग्राम देखें लिखा हुआ है, ये हमें ये वाली फाइल नहीं चाहिए, हमें आयो स्ट्रीम डॉट एच चाहिए, ठीक है। हेडर फाइल्स ऐड करवा ली, कोनियो डॉट एच, आयो स्ट्रीम डॉट एच। मैं इसके साथ ही आपको एक मैनिपुलेटर की एग्जांपल भी करवा देती हूँ, ठीक है। तो हमें उसके लिए क्या ऐड करना है, हैश इंक्लूड आयो मैनिपुलेटर डॉट एच, वो हेडर फाइल भी। अब इंट ए हमने कर दिया, अब हमने नेक्स्ट काम क्या करना है, अच्छा जी, सबसे पहले क्लियर स्क्रीन मैंने आपको बताया था कि हम यूज़ करते हैं अपनी आउटपुट स्क्रीन को क्लियर करने के लिए। अब हमें कितने वेरिएबल्स चाहिए थे, पहले मैं वो डिक्लेयर कर लेती हूँ, इंट ए बी और टेम्प। ये मैंने अभी आपको बताया कि हमें एक ए और बी दो वेरिएबल्स चाहिए जिनकी वैल्यू लेनी है और एक हमें टेम्परेरी वेरिएबल चाहिए जिसकी मदद से हम वैल्यूज़ को एक्सचेंज करेंगे, ठीक है। अब वैल्यूज़ हमने यूज़र से लेनी है, हम सी इन करते हैं और सी इन में हम वैल्यू ए और बी
अच्छा जी, मैंने एक साथ दोनों वैल्यू ले ली हैं। यूज़र जो एक वैल्यू एंटर करेगा वो ए में आएगी, जो दूसरी एंटर करेगा वो बी में आएगी। और उसके बाद अगर मैं यहाँ पे शो करना लिखना चाहूँ, यूज़र को मैसेज देना चाहूँ कि वैल्यू एंटर करो, तो मैं यूँ भी कर सकती हूँ, सी आउट एंटर टू वैल्यूज़। ठीक है, ये सिर्फ एक मैसेज है आउटपुट डिस्प्ले करवाने के लिए, यूज़र को पता चल जाए कि उसने कितनी वैल्यूज़ एंटर करनी है। जैसे प्रोग्राम मैं लिख रही हूँ और अगर आप में से कोई एक बंदा जिसको सिर्फ आउटपुट दिखाती हूँ तो उसे पता चल जाए कि ब्लैंक स्क्रीन आ रही है तो उसने क्या काम करना है, उसको ये पढ़ के पता चल जाएगा एंटर टू वैल्यूज़। अब मैंने यहाँ पे सी आउट किया और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, चलें जी, यहाँ पे लिखती हूँ a इक्वल्स टू, ए की वैल्यू मैंने अभी प्रिंट करवानी है कि पहले ए में क्या वैल्यू आई है। ठीक है, a इक्वल्स टू ए और फिर मैंने b की वैल्यू प्रिंट करवानी है लेकिन स्पेस के साथ, तो मैं यहाँ पे एस्केप सीक्वेंस यूज़ कर रही हूँ t, जो क्या करेगा दरमियान में स्पेस क्रिएट कर देगा। या अगर मैंने नेक्स्ट लाइन पे लेके जाना है तो मैं ये n कर देती हूँ। ठीक है, और फिर मैं लिखती हूँ b इक्वल्स टू b। मैंने दोनों वैल्यूज़ प्रिंट करवा ली हैं। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं स्वैपिंग करूँगी और स्वैपिंग कैसे होगी, वैल्यूज़ दोनों मेरे पास आ गई हैं। सबसे पहले टेम्प इक्वल्स टू ए कि जो टेम्परेरी वेरिएबल है उसमें ए की वैल्यू असाइन कर दो और ए इक्वल्स टू बी कर दो। और बी इक्वल्स टू ए करना था लेकिन ए की वैल्यू क्योंकि इस स्टेटमेंट की वजह से ख़त्म हो चुकी है, लेकिन हमें पता है कि हमने ए की वैल्यू एक्स्ट्रा जगह पे स्टोर की हुई है और वो क्या था, टेम्प। तो हम बी को किसकी वैल्यू असाइन कर देंगे, टेम्प की। और अब मैं डिस्प्ले करवाऊंगी सी आउट। ठीक है, सी आउट में हम करेंगे बैकस्लैश टी। अच्छा, पहले हम ऐसे कर लेते हैं बैकस्लैश एन ताकि नेक्स्ट लाइन में आए और फिर बैकस्लैश टी ताकि थोड़ी सी स्पेस के बाद आए, आफ्टर स्वैपिंग। क्या मैंने ये भी एक मैसेज शो करवाया है सिर्फ। और उसके बाद मैं दोबारा एक सी आउट की स्टेटमेंट लिखती हूँ, सी आउट। अब मैंने नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए एंड एल का मैनिपुलेटर यूज़ कर लेती हूँ। स्केप सीक्वेंस भी यूज़ कर लिया और मैनिपुलेटर भी, एंड एल। और एंड एल के बाद मैंने क्या प्रिंट करवाना है, ए इक्वल्स टू, ए इक्वल्स टू, और अब मैं इसकी सेट विड्थ कर देती हूँ कि जो ए का रिजल्ट होगा वो हमारे पास 5 कॉलम्स में आना चाहिए। और फिर यहाँ पे दोबारा मैं लिख देती हूँ ए की वैल्यू हमने प्रिंट करवानी है। और अब दोबारा हमने क्या लिखना है, बी इक्वल्स टू, अच्छा अब इन बी में और इसमें स्पेस अगर हमने देनी है तो हम बैकस्लैश टी या बैकस्लैश एन को यूज़ कर लेते हैं। स्केप सीक्वेंस ज़्यादा इजी रहते हैं क्योंकि हम स्ट्रिंग के अंदर ही लिख देते हैं। और इसके बाद अगेन मैं सेट विड्थ कर देती हूँ कि इसका आंसर कितने में आना चाहिए, 5, सॉरी, सेट डब्ल्यू और 5 कॉलम्स बी के लिए होने चाहिए। और किसका रिजल्ट शो करना है, बी का। ओके, और उसके बाद हमारे पास है गेट सी एच ई। अब मैं इसको कंपाइल करती हूँ, ठीक है, ज़ीरो एरर्स। और अब इसको हम रन करते हैं तो देखें इंटर टू वैल्यूज़। अब मैंने इंटर किया 56, 12 और अभी देखें अभी ये एंड नहीं हुआ क्योंकि उसने दो वैल्यूज़ लेनी है, और 69। और जब मैं इंटर करूँगी तो देखें उसने मुझे वैल्यूज़ जो रिटर्न की हैं, बी इक्वल्स टू ज़ीरो, ए इक्वल्स टू ज़ीरो और बी इक्वल्स टू, वैल्यूज स्वैप कर दी हैं। अब वैल्यूज मिस्टेक कहाँ पे हुई है, अच्छा जी मैं इसको दोबारा कंपाइल करती हूँ और इसको रन करती हूँ, 63। अच्छा जी, जब तक आप इंटर क्लिक नहीं करेंगे वो नेक्स्ट वैल्यू नहीं लेगा। इंटर के बाद उसे पता चलेगा कि नेक्स्ट वैल्यू, मैंने 63 इंटर किया, फिर इंटर किया तो उसने दोबारा वैल्यू मांगी है, फिर मैंने इंटर किया 6।
अब देखें जब मैंने दोबारा इंटर किया तो दो वैल्यूज़, 2 दफ़ा इंटर प्रेस करने पे उसे पता चला कि 2 वैल्यूज़ इंटर हो चुकी हैं। और इसमें उसने हमारे पास क्या किया है, पहले ए की वैल्यू 63 और बी की वैल्यू 6 जो मैंने दी है, पहली वैल्यू ए में आई है और दूसरी वैल्यू 6 में, क्योंकि मैंने ए और बी इसी सीक्वेंस में लिखा था। और आफ्टर स्वैपिंग देखें ए में क्या आ गया 6 और बी में क्या आ गया है 63। तो दो वैल्यूज़ लेने के लिए हमें इंटर के साथ प्रेस करना पड़ेगा। और इस कन्फ्यूजन से बचने के लिए कि दो वैल्यूज़ हो गई हैं या नहीं हुई, तो हम दो सी इनकी स्टेटमेंट भी लगा सकते थे। यहाँ पे हम कह सकते हैं इंटर फर्स्ट वैल्यू और हमने उसे ए में रिसीव कर लिया, सेव कर लिया। और इसी को मैं कॉपी करके यहाँ पे नीचे अगर पेस्ट करूँगी तो यहाँ पे हम लिखेंगे इंटर सेकंड वैल्यू और यहाँ पे हम लिखेंगे बी। दोनों प्रोग्राम्स ठीक है, लेकिन अब देखें अपने प्रोग्राम को ज़्यादा इजी अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए मैंने इसमें थोड़ी सी चेंजिंग कर दी। ये देखें इंटर फर्स्ट वैल्यू मैंने 63 इंटर किया, इंटर अब उसने आ गया इंटर सेकंड वैल्यू मैंने 89 इंटर किया, ओके किया तो पहली वैल्यू 63 ए में आई थी, सेकंड बी में आई थी और आफ्टर स्वैपिंग वो दोनों चेंज हो गई थी। तो ये आपका प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है। अच्छा, इसके बाद आपके एक स्टूडेंट ने कहा था कि उन्हें थर्ड चैप्टर के प्रोग्राम में प्रॉब्लम है। प्रोग्राम में प्रॉब्लम है या फिर आपको नेक्स्ट जो 3.12 टॉपिक है कमेंट वाला उसमें प्रॉब्लम है, ये बात मुझे समझ नहीं आई। अगर आपको प्रोग्राम में प्रॉब्लम है तो वो तो सिंपल साइज ऑफ ऑपरेटर है 3.11 जो प्रोग्राम है वो बेसिकली हमें बताता है कि किसी वेरिएबल का साइज कितना है, मतलब वो मेन मेमोरी में कितनी स्पेस रिजर्व करेगा। तो उसके लिए तो सिंपल ये देखें, मैं यहाँ पे आपको अगर ये करके दिखाऊं इसी के साथ, ये सी आउट स्टेटमेंट्स हमने, चलिए मैं इनको ऐसे ही लिखा रहने देती हूँ, यहाँ पे आपको बता देती हूँ। सी आउट स्टेटमेंट है और उसके साथ लिखा हुआ है यहाँ पे साइज ऑफ करेक्टर। ठीक है, साइज ऑफ करेक्टर किसके इक्वल है, करेक्टर हमने पढ़ा था 1 बाइट के इक्वल होता है, तो वो आंसर हमारे पास 1 आएगा। तो हमने अगर शो करवाना है कि साइज ऑफ करेक्टर क्या है या साइज ऑफ बाइट क्या है, तो हम सिंपल लिखेंगे साइज ऑफ करेक्टर और उसके आगे ऑपरेटर लगा देंगे साइज ऑफ, और उसके अंदर हम बताएंगे किसका साइज हम फाइंड कर रहे हैं, करेक्टर का। ये सिर्फ एक बिल्ट इन फंक्शन है जो कि हमें बताएगा कि साइज ऑफ करेक्टर, करेक्टर कितनी बाइट्स ले रहा है। अगर मैं आपकी इस प्रोग्राम को रन करूं तो ये देखें उसने पहले बता दिया साइज ऑफ करेक्टर इक्वल्स टू 1, फिर आगे लिखा हुआ है इंटर फर्स्ट वैल्यू। अच्छा, मैं इसको जी, ये देखें पहले जो मैंने लिखा था साइज ऑफ करेक्टर इक्वल्स टू साइज ऑफ ऑपरेटर ने उसका साइज बता दिया कि इसका साइज क्या है 1 है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ साइज ऑफ ए इक्वल्स टू, और मैं यहाँ पे अंदर वेरिएबल दे देती हूँ, मुझे साइज पता करना है कि ए का कितना साइज है। तो देखिए जीरो एरर के साथ साइज ऑफ ए इक्वल्स टू 2 आया है। अब वेरिएबल का साइज भी हम बता सकते हैं, और वेरिएबल साइज 2 क्यों आया है, क्योंकि हमने कहा है कि a इज एन इंटीजर और इंटीजर 2 बाइट्स लेता है। तो यहाँ पे उसने बता दिया कि a का साइज या a जो है वो मेमोरी में कितनी वैल्यूज लेगा। अगर आपको कंफ्यूजन ये थी तो आई थिंक अब दूर हो चुकी होगी। अगर आपको कमेंट्स में प्रॉब्लम थी तो कमेंट मैंने आपको कहा था कि एडिशनल इंफॉर्मेशन होते हैं, कोड में हम लिखते हैं, और ये ज़रूरी नहीं होता कि आप लिखें, लेकिन आप प्रोग्राम को आसान बनाने के लिए लिख सकते हैं। जैसे ये मैंने स्टेटमेंट लिखी है, अगर किसी को नहीं समझ आ रही कि इसका क्या मीनिंग है तो मैं यहाँ पे 2 स्लैशेस लगाऊंगी और इसके आगे लिख दूंगी साइज ऑफ ऑपरेटर इज यूज्ड टू फाइंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये देखें मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल करती हूँ, कोई एरर नहीं आई, मैं इसको रन करती हूँ, आउटपुट पे कोई चेंज नहीं आया, आउटपुट बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसे
पहले था। क्यों? क्योंकि ये कमेंट था, ये सिर्फ़ इन्फॉर्मेशन के लिए था, 1 लाइन मैंने ऐड कर दी है। अगर 1 लाइन का कमेंट है, तो ये 2 बार्स, 2 लाइन्स डाल के आप लिखते हैं। अगर 1 से ज़्यादा लाइन्स का हो, तो हम ये बार डालते हैं और इसके साथ एस्टेरिस्क साइन। लेकिन जैसे ही मैंने इसको स्टार्ट किया, इससे अगले वाली सारी लाइन्स हमारे पास कमेंट में आ गई हैं। और जब तक आप इसे क्लोज़ नहीं करेंगे, आपका सारा जो टेक्स्ट है वो कमेंट में ही रहेगा। आपने जितने भी कमेंट में जो भी लिखना है वो सारा आप लिखते जाएँ। जब आपका कमेंट, आपका मैसेज ख़त्म हो जाए तो फिर आप इसको क्लोज़ कर देते हैं बिल्कुल ऐसे। अब देखें, ये जो आपके पास लाइट ब्लू कलर में आए हैं, ये कमेंट्स हैं। मीन एडिशनल इन्फॉर्मेशन, जो आपके कोड की वर्किंग को एक्सप्लेन करने के लिए कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है। कोड में इसका कोई काम नहीं है कि रन होगा या कंपाइल होगा। तो अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ लें। और अभी का आपका होमवर्क यही है कि आपने जितने एग्जांपल्स चैप्टर नंबर 5 में हमने 4 में हमने की हैं, जो मैंने आपको बताई हैं उनको समझें। कोई एग्जांपल आपने मुझसे सॉल्व करवानी है जो मैं आपको आपको समझ नहीं आ रही तो बता दें। एक और लेक्चर होगा आपका ऑनलाइन, उसमें मैं आपको सारी एक्सप्लेन कर दूँगी अगर आप कोई क्यूरीज़ हैं। अगर नहीं हैं तो गुड, मैं आपको एक क्वेश्चन और मैंने करवाना है, एक लेक्चर तो आपका एक और होगा ही। कल के दिन दोबारा लेक्चर होगा, उसके बाद आपको छुट्टियाँ हो जाएँगी, फिर आपकी कोई क्लास नहीं होगी। लेकिन चैप्टर नंबर 4 हमने कंप्लीट कर लिया है। इसमें से कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, ताकि लास्ट लेक्चर में मैं उसको आपको समझा दूँ उसके बारे में। अल्लाह हाफ़िज़।